हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर 10th मैट्रिक का सिलेबस चलाया जा रहा है। त्रिकोणमिति आपका समाप्त हुआ, बहुत अच्छा आपको लगा। अगला चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू किए कल, आप वीडियो देखे, बहुत अच्छा लगा। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है जो आपका 10th क्लास के सिलेबस एनसीईआरटी में दिया गया है, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आते हैं, उसका कल बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे और उसका क्वेश्चन छोड़े हुए थे। क्वेश्चन आज देखते हैं रियल नंबर का। रियल नंबर, उम्मीद है कि आप लोग जरूर बनाइए होइएगा क्वेश्चन। ये रियल नंबर का पहला चैप्टर। हिंदी में जरा इसकी बात किया जाए तो वास्तविक संख्या बोला जाता है। वास्तविक संख्या। आइए, इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। कुछ इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं थे, केवल बताए थे एचसीएफ निकालने का तरीका। यूक्लिड महोदय एक वैज्ञानिक से वो बताए थे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस। आपका एग्जाम में आए तो यही प्रोसेस अपनाए और बनाए। आते हैं पहला चैप्टर आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला चैप्टर। क्वेश्चन दिया गया आपका इस प्रकार: 135 और 225। पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। 225, ठीक है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो बताए थे इसका एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, यूक्लिड महोदय से बताए थे, या सबसे थोड़ा इसमें लॉन्ग प्रोसेस भाग विधि द्वारा बताया गया था। तो कैसे निकाल जाता है, इस तरीका से निकालिए आप। ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन में आ रहा है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है एचसीएफ निकालने का तरीका, तो आप इसी तरीका से निकला, न कि दूसरा विधि, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी माध्यम से बनाया गया है। एक लगाएंगे 135, घटाएंगे इसे 0, 9, ये तो गया। अब क्या होता है, ये जो है जो जिससे भाग दिया था वो चलता है यहाँ पर, अर्थात 135। 90 से लगाएंगे 1, 90, 5, ये कितना हो जाएगा 4। यह खत्म नहीं हुआ, जब तक ये 0 नहीं आ जाए तब तक क्या करना है, इसको भाग विधि द्वारा बनाते चला जाना है। ये 90 चल जाएगा यहाँ पर, तो 90, 2, 90, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कट गया। अर्थात पूछा जाए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ इसका बिल्कुल आप सही लिखे, देख के लिखे तो क्या सही लिखे जरूर बनाए आप। 45 इसका एचसीएफ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 196 38 220। 196 38 220 का एचसीएफ निकालना है। देखिए अपना बोर्ड पर लिखा गया क्वेश्चन, आप बनाने का प्रयास कीजिए। कैसे बनेगा, 196 से इसमें भाग देंगे। पहले 196 से डिवाइड करेंगे कितना में, 38 220, ठीक है। कितना लगेगा, 2 टाइम्स लग जाएगा। 38 ना 38 12 नहीं लगेगा, एक टाइम लगेगा। 138 196, कितना हो जाएगा, ये 17 में से 9, 17 में से 9 तो 8, 1, ठीक है। गड़बड़ हो गया।
यहाँ पर भाग दीजिए आप। ये 38,220 में है तो सभी में भाग दीजिए इतना में। तो कितना टाइम से में आ जाएगा ये? एक तो हो जाएगा इतना, और अगर इसमें 20 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 से जी 12 के 2, 38 20 38 20। देखिए आप 2 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 के 2 18 के 19 2 1 3 20 कर दिए, ठीक। यहाँ पे उतर जाएगा 20। अगर इसको भाग 138 जाएगा इधर, तो 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 6 1, ठीक है। कितना चल जाएगा? 20। 4 16, फिर 4 से जाएगा 16, कट गया। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 4, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें 2 हो गया कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन आप जरूर बनाइए। क्वेश्चन दिया गया 887 और 867। 867 कितना? 255। ये आप बिल्कुल बनाइए, बहुत आसान है। 255 से भाग दीजिएगा, इसमें 2 3 6 3 मरतबे जाएगा। आप भी बनाइए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। हम दोनों मिलेंगे साथ में, तो आपका बोर्ड एग्जाम भी आसानी से निकल जाएगा। आप सोचिए, कभी बनाइए कि कोई भी बुक से बना सकते हैं आप। RS NCERT लेके यहाँ पर NCERT पढ़ाया जा रहा है। आप NCERT से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो होता है NCERT से उठाया जाता है। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर कल बता देंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मतलब ऑड नंबर क्या होता है? 2 1 3 5 7 2 भी होता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में है। क्वेश्चन दिया गया है 6q + 1 6q + 3 6q + 5। अगर ये विषम घनात्मक पूर्णांक है तो q एक पूर्णांक है। इंग्लिश में जरा देखिए इसको। तो क्वेश्चन दिया गया है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1 6q + 3 6q + 5 देन q इज अ इंटीजर, ठीक है। अगर ये संख्या प्रूव करना है कि ये तीनों संख्या ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आइए, कल बहुत प्यारा सा एक बताए थे, आपको याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए अगर 7 है कोई संख्या, इसमें अगर 2 से भाग दिया जा रहा है तो 2 3 6 अर्थात 1। ये क्या हो गया?
रिमाइंडर होता है। समझ पा रहे होंगे। ये क्या होता है, डिवाइजर होता है। ये क्या होता है, डिवाइड होता है। और ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। जब ये आपको इतना याद है तो इसमें एक और बात याद होना चाहिए। ये 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। या इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इसमें से थोड़ा इसको हटा के स्मॉल डी लिखे तो अगर इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं तो डी गुना क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी को नहीं बताए थे। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ बोर्ड पर। आप यहाँ पर एक शेषफल आया, इसके मतलब आप क्या समझे कि, थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ 2 से भाग दे रहे हैं तो जिससे आप भाजक कहते हैं, जिससे आप भाग देते हैं डिवाइजर कहते हैं, उससे हमेशा छोटा रिमाइंडर आता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से अपनी बात दोहराता हूँ। किसी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं तो उस संख्या से हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि अगर इससे बड़ा कोई संख्या यहाँ पर आ जाए तो इसे भाग्य लग जाता है। कहने का मतलब जो संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या से रिमाइंडर जो होता है हमेशा क्या होता है, छोटा आता है। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? क्यों आ सकता है? क्योंकि 2 से हम भाग दिए थे, ठीक है। 2 से जब भाग दिए थे हम तो रिमाइंडर या तो 0 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता है। क्यों 3 नहीं आ सकता है? अगर 3 आता रिमाइंडर तो इसमें 1 टाइम्स और भाग लग जाता, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब जरा क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगर यहाँ 6 प्लस 1 है, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर यहाँ रिमाइंडर अगर 1 है, अगर इससे रिलेट करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन से अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 प्लस 1 बराबर डी दिया हुआ, मान लेते हैं डी, और कोई संख्या दिया हुआ डी, मान लीजिए कोई संख्या। जरा इससे अगर इसमें रिलेट कराते हैं, अगर संख्या में इससे इसमें रिलेट कराएं संख्या, तो यहाँ पर डी क्यू, यहाँ पर 6 है। कुछ समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कोई नंबर है, ये एन बराबर लिख दिया इतना। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्वेश्चन को लेकर आप जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर समझ में आए तो भी बन सकता है, अगला क्वेश्चन है तो नहीं बनेगा बिल्कुल, इसीलिए ध्यान दे रहे हैं बात। अगर यहाँ पर थोड़ा हम लिखे डी बराबर ये डी क्यू प्लस कैपिटल आर लिख सकते हैं हम। थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। अगर n बराबर कोई संख्या अगर मान लिए हम इतना दिया गया है, ठीक है, d बराबर डी क्यू प्लस आर हम जानते हैं, ये यूक्लिड महोदय साहब ने बताए थे इस फार्मूला को, ठीक है। जरा इसको हम इससे रिलेट करते हैं तो r बराबर 1 हो सकता है, क्योंकि प्लस आर है यहाँ प्लस 1, तो r बराबर 1 हो सकता है। d बराबर n मान सकते हैं, जब ये इससे मान सकते हैं, ये इससे मान सकते हैं, तो यह 6 है, यहाँ पर डी क्यू है, तो d बराबर 6 नहीं मान सकते हैं क्या? हाँ या ना? जब हम ये दोनों इक्वेशन के आपस में रिलेट करते हैं, दोनों इक्वेशन के आपस में संबंध जोड़ते हैं, तो d बराबर 6 लिख सकते हैं। तब ध्यान दीजिए, d बराबर अगर 6 हम लिखे, अर्थात ये d किसको डिनोट करता है? डिवाइजर को, भाजक को। जब ये d जो है 6 जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, तो अभी बताया जस्ट थोड़ा देर पहले कि रिमाइंडर कभी भी इससे क्या हो सकता है? छोटा आता है। आता ही नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर
d बराबर अगर 6 लेते हैं अर्थात 6 जो हमारा भाजक हुआ, डिवाइजर हुआ, तो रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। या रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमको, जब 6 से अगर बड़ा रिमाइंडर आएगा तो 6 से फिर भाग लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फिर से दोहराते हैं अपनी बात, फिर समझिए। अगर हम 2 से यहाँ भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आया, शेषफल 1 आया। कहने का मतलब यहाँ तो 3 तो नहीं आ सकता है, 2 से बड़ा नहीं आ सकता। अगर 2 से बड़ा यहाँ पर कोई संख्या आएगा तो क्या होगा, 2 से एक बार और भाग लगेगा कि नहीं? अगर ये संख्या 2 से ज़्यादा यहाँ आया तो एक बार और भाग लगेगा। अगर 2 से कम यहाँ आया तो समझ सकते हैं कि वो रिमाइंडर या शेषफल आ गया। ठीक है, यही ये डी जो हम 9 यहाँ 6 जो है रिलेट करा है, अगर ये डिवाइजर यहाँ पर आ गया 6 तो 6 से किसी संख्या में भाग लगाते हैं, अर्थात हमेशा रिमाइंडर या शेषफल क्या आएगा, 6 से कम आएगा। या तो क्या क्या आ सकता है, अब रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 6 तो नहीं आएगा। क्यों 6 नहीं आएगा? अगर 6 यहाँ पर आता तो 6 से भाग हो जाता, या 6 से ज़्यादा आता तो भाग हो जाता। बात समझ में आ रही होगी। रिमाइंडर कितना प्रकार से आ सकता है मेरा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना प्रकार से रिमाइंडर आ सकता है। जब इतना प्रकार से रिमाइंडर आ सकता है तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 6q प्लस 1 0 भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी के समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि d बराबर dq प्लस r, ये तो 6 क्या हो गया, स्वभाजक है। ठीक है, अभी जस्ट बताया कि डिवाइजर जब 6 से भाग हो सकता है तो रिमाइंडर 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, या 6 भी नहीं आ सकता है, तो या तो 0 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। ये रिमाइंडर को शो कर रहा होगा। ठीक है, जब ये शेषफल को शो कर रहा होगा, अब क्वेश्चन बन गया। देखिए, अब ये सब आपको एग्जाम में लिखना है, इतना नंबर ऐसा ही नहीं मिलता है। जब ये 6q प्लस 1 लिख सकता है यहाँ पर, तो और इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इधर देखिए, ध्यान दीजिए। 6q इधर देखिए थोड़ा, 6q लिख सकते हैं हम। ठीक है, इधर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, इतना तरीका से लिखा जा सकता है कि नहीं? अब यहाँ समझने लायक बात क्या है, अगर इसमें हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 गुना 3q लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जरा अगर 2 कॉमन, अच्छा इसमें 2 कॉमन लेते हैं अगर, तो 3q प्लस 1 आ सकता है। इसमें भी अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 3q प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना आसानी तरह से आपको यहाँ क्वेश्चन बन पा रहा होगा। अब क्वेश्चन आपका बन गया। अब ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि सम संख्या क्या होता है, कल क्वेश्चन बताए थे। अब आपको क्वेश्चन रिलेट हो रहा होगा, किसी संख्या में 2 से गुना होता है तो वह सम संख्या हो जाएगा। क्यों? किसी अगर संख्या में 2 से गुना हो रहा होगा, अर्थात उस संख्या में 2 से भाग भी हो रहा होगा, हाँ या ना?
एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 5, अगर इस संख्या में 2 से गुना कर दे, 2 गुना 5 बराबर कितना आ गया? 10। ठीक है, जब इस संख्या में 2 से गुना कराए तो 10 आया, तो ये संख्या जो आया इसमें 2 से तो भाग भी तो करा सकते हैं, अर्थात 5 आया। कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या में 2 से गुना करा रहे हैं तो वो संख्या में 2 से भी भाग लग सकता है। अर्थात जब किसी संख्या में 2 से भाग लगता है तो कल ही बताए हैं कि वो संख्या क्या होता है? सम संख्या होता है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अर्थात जब ये संख्या में 2 से गुना हो रहा होगा तो ये संख्या में 2 से भाग भी हो रहा होगा। अर्थात ये तो तय हो गया कि जिसमें ये गुना हुआ तो सम संख्या हो गया। अब बताइए कि ये सही है या गलत? ये भी सम है, ये भी सम है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? जब हम ये 3 संख्या सम निकल गया तो बाकी के बचा क्या हो गया? विषम संख्या नहीं हो गया क्या? यही तो प्रूफ करना है हमारा क्वेश्चन। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, यही प्रूफ करना था हमको कि यह एक विषम इंटीजर अर्थात विषम पूर्णांक है। इंग्लिश में देखे तो कहा था क्वेश्चन, सो डैट इतना नंबर आर ऑड पॉजिटिव नंबर, ये प्रूफ करना है। अगर Q एक इंटीजर, तो Q एक इंटीजर बताया तो इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5 जो भी प्लस माइनस जो भी वो सब क्या होता है? इंटीजर होता है। आप मेरी बात समझ पाए? समझ में आ गया क्वेश्चन? यही आपका प्रूफ हो गया। जब ये सम हो गया, आप जरूर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में कि किसी संख्या में 2 से गुना करने पर वो सम संख्या होती है, तो वो उसमें संख्या में 2 से भाग भी होने पर वो सम संख्या होगी। क्यों? जीता जाता आपको जागरूक करते हुए एक आपको एग्जांपल दिखाएं। किसी संख्या में पॉजिटिव और कुछ भी हो, और इवन में अगर इवन से गुना कर दिए तो वो संख्या इवन बनना ही है। इसलिए किसी संख्या में 2 से गुना कर दिए अर्थात वो संख्या में 2 से भाग लग सकता है, अर्थात वो सम संख्या। तब ये जब हो गया सम संख्या तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। एक बार इसको फिर समझते हैं। अगर देखिए, अगर इसमें विषम संख्या रखिए, मान हमेशा विषम ही देगा। प्रूफ देखिए, अगर Q के मान 1 रखते हैं तो 6 गुना 1 प्लस 1 7, क्या है? 7 क्या है? विषम संख्या सम? बोलिए। अगर 1 रखते हैं तो 6 3 9, विषम या सम? विषम। ये इसमें 5 6 11 विषम। इसके बाद कौन संख्या विषम आता है? 3 3 रख के देखिए। 6 3 18 1 19, विषम की सम? विषम। 6 3 18 प्लस 3 21, विषम की सम? विषम। 6 3 18 प्लस 2 कितना आ गया? 23, विषम की सम? विषम। अर्थात ये संख्या क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया कि ये एक पॉजिटिव और इंटीजर है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन की ओर इसी तरह बढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, यह वीडियो को आप 2 बार 3 बार 5 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से फिर बताइए, फिर बताने का प्रयास किया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें तो बहुत आसान है। आप एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हो रहा है 1.1, आप उसको बुक्स निकाल के जरूर पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। लगाना होगा कुछ, आर्मी का कैंप होगा।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। उन स्व स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कल एक पॉइंट हम मिस किए थे, बता देते हैं। बताए थे HCF, शायद कोई जानता होगा। HCF का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, अर्थात इंग्लिश में बात करें तो हिंदी में बड़े संख्या होता है अधिकतम संख्या ज्ञात करें। वहीं देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि लास्ट लाइन पढ़िए, इन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या, इन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है। स्तंभों का अधिकतम संख्या अर्थात HCF पूछ रहा है कितना कितना का, 616 और 32 का। तो 616 और 32 का HCF निकालना है तो 32 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए इधर 32 दूना नहीं लगेगा तो 32 से कम लग जाएगा, 9 2 6, ठीक है। 32 से लगाएंगे, ये कितना टाइम से लग जाएगा। इसके पहले दिए थे गुना किए तो डायरेक्ट 20 से कोई ऐसा भी कर सकते हैं आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो 32 से गुना करेंगे तो 7 3 का 21, 7 8 24, 8 से लग जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 1 25, 0 4, ये जाएगा 32 इधर। समझ पा रहे होंगे। 6 8 से जाएगा, 8 दूना 16, 24 1 25, 40, 9 से लग जाएगा, इसमें लगा दो 9 से, 9 के साथ आया था, 9 से लग जाएगा इसमें, 9 दूना 18, 27 1 28, 8, यहाँ क्या हो जाएगा खत्म, 32, 8 चौका 32। इसका HCF क्या हो जाएगा 8। इसका क्वेश्चन पूछता है कि उस स्तंभों में अधिकतम स्तंभ कितना, वो आर्मी जो कैंप बन रहा है उसमें कितना स्तंभ लगाया जा सकता है। 8 स्तंभ लगाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, अपना से बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है 2 नंबर की तरह। अगला उसमें कुछ नहीं है, स्क्वायर करना है। क्वेश्चन दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के 3m या 3m+1 के रूप में होता है। कुछ हिंट्स दिया हुआ देखते हैं। 3q + 1, 3q + 3 दिया ना, 3q + 1, 3q + 2 दिया है। क्वेश्चन पूछे, बताइए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप। इसको भी प्रूफ करना है कि इसी का वर्ग जो होगा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। क्यू क्या है, एक इंटीजर है। क्यू क्या है, इंटीजर पूर्णांक है। ये भी प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, इसमें एक बात कही गई है कि इसका स्क्वायर का, इसका वर्ग क्या है, कुछ नहीं है इसमें। जैसा क्वेश्चन पहला था उसी तरह क्वेश्चन ये भी लेंगे। क्या लेंगे इसमें, ये प्रूफ करना है
तो मानते हैं कि वैसा ही कोई संख्या अगर होगा तो आप मान लीजिएगा कि कोई संख्या अगर m है या n जो भी कोई संख्या है तो उसमें अगर भाग दिया जा रहा है तो d बराबर dq प्लस 1 के फॉर्म में अगर होता है, ये आप जरूर लैंग्वेज में लिखिए कि इतना फॉर्म में हो तो ये दोनों से रिलेट कराने पर क्या हो। या अगर यहाँ d के मान तीन अगर d के मान 3 पुट करते हैं तो d का मतलब क्या होता है 3 से भाजक, अर्थात भाग देने पर। तो वो संख्या 3 से अगर किसी संख्या में 3 से भाग दिया जा रहा होगा तो उसका शेषफल कितना तरह से लिखा जा सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। इससे ज़्यादा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो 3 से एक बार और भाग लग जाएगा, इसलिए इसको लिखने का तरीका हो जाएगा या तो 3q प्लस 1 0 या 3q प्लस 1 3q प्लस 2। यही 3 तरीका होता है लिखने का, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जब ये 3 तरीका हुआ लिखने का। अच्छा, 3 तरीका क्यों हुआ? क्योंकि d बराबर dq प्लस 1 होता है, dq प्लस r होता है, यहाँ पर r होता है। तो रिमाइंडर जो होता है या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। 0 1 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको 3q, इसको क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 1। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, आप यहाँ तक बनाया गया तब। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो नंबर आया इसका स्क्वायर करने पर तब जाकर ये प्रूफ करना है कि q एक इंटीजर है। आइए उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़ेंगे। देखिए यहाँ, देखिए ध्यान से थोड़ा। अगर ये संख्या करा इसके वर्ग का, इसके स्क्वायर करने पर इंटीजर, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अरे बोल दो, 9q में से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 गुना 3q लिख सकते हैं। अरे बोलो, इधर थोड़ा बोर्ड की ओर देखो और बोलो। ठीक है, ये पहला का स्क्वायर किए थे इतना, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अर्थात 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? जरा ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। अगर यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 6q है तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 3q कॉमन ले सकते हैं। 3q कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ बचेगा 3q, चाहे 3q और कॉमन लीजिए, q क्यों, 3q स्क्वायर अब प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस 1। अरे बोल दो, 2 3 6q यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं प्लस 2ab 6 दूना 12, 12q प्लस 4 लिख सकते हैं। थोड़ा इसमें से ध्यान दीजिए, अगर इसमें से भी 3 कॉमन लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, एक लाइन लिख देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि आप लोग कैसा बना दिए। इस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है?
नहीं है ना, तो इधर देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से 3, यहाँ क्या बच जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 अब प्लस 1, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक इसमें कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आप ध्यान दीजिए इस इसकी ओर, इसकी ओर और इसकी ओर। ये क्या एक आपका धनात्मक पूर्णांक आया, इसमें भी q है, इसमें भी q है, इसमें भी q है, 3 3 3 आया, सभी में q है, सभी में 3 है, अर्थात अब इसको हम लिख सकते हैं d बराबर dq प्लस r। r किसको रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, यहाँ भी 1 है, 1 है, यहाँ पर 0 है, नहीं है तो क्या 0 है ना। तो जब r इसको रिप्रेजेंट करेगा 1 1, तो आप क्वेश्चन में ध्यान से दीजिए, देखिए कि 2 को आपका नंबर दिया गया है 3q प्लस 1 के फॉर्म में, अर्थात आपका जो नंबर दिया गया है एक 3m आया है और एक 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ये 3m कहने का मतलब होता है ये आपको 3 रिलेट कर रहा है, यहाँ से रिलेट कर रहा है, 1 भी रिलेट कर रहा है आपको 1 1, बात समझ में आ रहा होगा। ये m जो है q को रिलेट नहीं कर रहा है क्या, q को रिलेट नहीं कर रहा है क्या m, बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़िए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट यहीं पर हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि m जो है पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, देखिए या 3m, अगर यहाँ पर q की जगह पर m लिखे तो 3m नहीं हो जाएगा क्या, 3m और 3m प्लस 1, ये सभी को m मानेगा, 3m प्लस 1 के रूप में नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो 3m प्लस 1 के रूप में ये 2 पकड़ रहा है और 3m के रूप में ये पकड़ रहा है, बात समझ में आ रहा होगा। इसलिए लिख सकते हैं m जो है एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, आप देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जितना हम लैंग्वेज बोल रहे हैं आपका नंबर उठाने के लिए उस लैंग्वेज को आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में उसको डिराइव करेंगे, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं, संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, 5 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आप जरूर बनाएंगे, उम्मीद हमको लग रहा है, नहीं बनाएंगे तो वो भी उम्मीद तो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, सेम क्वेश्चन यूक्लिड महोदय साहब का प्रयोग करना है, उनको प्रयोग नहीं करना है, उनका भाषा का प्रयोग करना है, बात समझ में आ रहा होगा। कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m, थोड़ा हिंट्स देते हैं, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यहाँ आप लिखते हैं। नौ एम प्लस 1, 9m प्लस 8, ये तीनों का प्रयोग करना है। m एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो भी है, घन है, ध्यान दीजिए इसका पहला क्वेश्चन में स्क्वायर था, इस क्वेश्चन में घन है, ध्यान दो इधर। इसके पहला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था, वर्ग करना था, लेकिन इसमें क्या है घन मतलब क्यूब करना, अर्थात क्या करना है, कुछ भी नहीं है। देखिए हिंट्स देते हैं आपको, यहाँ पर 3q था, यहाँ पर 9qm है, यहाँ 3q के फॉर्म में लिखे थे, यहाँ पर 9m के फॉर्म में लिखेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मात्र इसको क्यूब करना है, सभी को हो जाएगा ना, बोल दो एक बार। जब इसको क्यूब करेंगे तो आपका यही फॉर्म पकड़ेगा, बात समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा
तो 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखें, एकदम समझ में आ जाएगा। ना कि सवाल नहीं है, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में ना शब्द का कोई वर्ड नहीं है। आप जरूर बनाइए, सफल जरूर होंगे, विश्वास कीजिए। आप एकदम डट के तैयारी कीजिए, एकदम आप जितने स्टूडेंट आपके क्लास साथी होंगे उससे आगे जरूर होंगे। इतना बेहतर आपको कॉन्सेप्ट आपको मास्टर नहीं पढ़ा रहा होगा, उम्मीद कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। चलिए आज के लिए बस रहने देते हैं, इतना ही। आप बनाइए, सफल होइए, उसके बाद अगला चैप्टर पर फिर कल बढ़ते हैं।